अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल कॉमर्स की पेपर सॉल्विंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज इस सिलसिले में अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर 2-1 सॉल्व करने जाएंगे। एज़ यू हैव रिक्वेस्टेड हम फोकस करेंगे ज़्यादातर उन सवालों पे जो कि 6 नंबर और 8 नंबर वाले हैं। अगर कहीं रास्ते में कोई कैलकुलेशन वाला सवाल आएगा तो उसको भी देख लेंगे। आपके अपने कहने के मुताबिक 1 नंबर 2 नंबर वाले सवाल वैसे ही वन वर्ड या बहुत ईजी होते हैं, तो उनको हम जाने देंगे ताकि वक्त बचा सकें। तो इसमें वन में ही कैलकुलेशन आ गई है। 960 का स्मार्टफोन है। 20% तो पहले ही डिपॉजिट मांग रहे हैं और 24 मंथली पेमेंट्स ले रहे हैं इंटरेस्ट के बगैर। तो पहले तो 960 का 20% निकालते हैं जो डिपॉजिट है। सो दिस इज़ इफ़ वी कैलकुलेट दिस इज़ 192। तो 960 में से 192 माइनस करेंगे तो बनेगा आपका 768। अब 768 को 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दें तो ये $32 बन रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देना है, ज़ाहिर है। a payment of $32 पर मंथ। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर वाले सवाल की तरफ। वेयर हाउसिंग की इम्पोर्टेंस किसी ऑनलाइन रिटेलर के लिए। अब ऑनलाइन रिटेलर ज़ाहिर है उसने कोई दुकान तो नहीं सेटअप की हुई, कोई शोकेस नहीं है, बल्कि वो ऑनलाइन बेच रहा है। तो ऑनलाइन बेचने की सूरत में उसको वेयर हाउस की क्या ज़रूरत है? जी, ऑनलाइन रीसेलर को वेयर हाउस की इसलिए ज़रूरत है, बहुत सारी रीज़न्स हो सकते हैं। हमें वैल्यूएशन के दो, एनालिसिस के दो और नॉलेज के दो नंबर मिल रहे हैं और हम इन दोनों पे फोकस करेंगे, खुद ब खुद ही बीच में आ जाएगा। तो 2 पॉइंट्स कोई मेजर ले लेता हूँ मैं, जो चूँकि इम्पोर्टेंस ही बतानी है ना, गुड्स एंड बैड्स तो देना नहीं है, बल्कि पॉजिटिव चीज़ें ही बतानी है सारी इसके बारे में। तो हम जो है वो क्या क्या बातें कह सकते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन रिटेलर के लिए जो है वो स्टोरिंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग के लिए कोई जगह चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर है सामान किसी को देना है तो उसको कहीं पैक होना है, कहीं सॉर्ट होना है, कहीं स्टोर होना है। तो वेयर हाउस जो है वो उसको वो जगह देता है। ठीक है, फिर वेयर हाउस जो है वो बल्क बाइंग में हेल्प करता है। अगर वेयर हाउस नहीं होगा तो आप बल्क बाइंग नहीं कर सकते, ज़ाहिर है आप फिर एक एक करके उठाएंगे, ड्रॉप शिपिंग की तरफ चले जाएंगे। तो ये बात हो रही है कि अगर वेयर हाउस ले ले कोई तो उसको क्या फ़ायदा है? उसको फ़ायदा है कि वो बल्क में बाय करेगा, उसकी इसकी कॉस्ट बचेगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। यही अब हम ये बात लिख लेते हैं। वेयर हाउस provides a place for storing as well as sorting and packaging the orders for an online retailer. This serves as multi-purpose building from where the supply chain, अभी ये मैं टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, can be coordinated, saving cost of having different places for
all those activities. अब ऑफ द कफ मेरे जहन में आया सॉर्टिंग, पैकेजिंग और स्टोरिंग, और इसमें प्रोटेक्शन भी आ सकती है, प्रोटेक्टिंग भी आ सकता है, इसके अंदर ब्रेकिंग द बल्क भी आ सकता है, तो ये ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। इन सब कामों के लिए एक ही बिल्डिंग इस्तेमाल हो जाएगी तो उनकी कॉस्ट बचेगी। मैंने इसको चेन भी बना दी कि इस काम के लिए इस्तेमाल होती है, उससे क्या होता है, उससे उनकी कॉस्ट बच रही है कि एक बिल्डिंग में ही सारे काम कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा, दी availability of the warehouse also allows them to order in bulk, which will reduce the per unit cost, enhancing their प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, दूसरी बात कर दी, दूसरी बात में को भी एनालाइज कर दिया और उसको कनेक्ट करा दिया प्रॉफिट के साथ। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है बता दिया। अब इवेल्युएट कर लेते हैं। इवेल्यूएशन में ज़ाहिर है थोड़ा सा दोनों एंगल्स ले लेंगे कि भाई अगर नहीं होगा वेयर हाउस तो क्या होगा, किस केस में होना ज़रूरी नहीं है। ऑल्दो वेयर हाउस has costs attached with it, but for an online store it provides multiple benefits, given that, अब इसमें ये बात का ख्याल रखेंगे, given that the store is able to generate enough sales to distribute the cost of warehouse over large number of यूनिट्स सोल्ड। ये मैंने वैल्यूएशन में एक एडिशनल पॉइंट दे दिया कि उसके लिए एक फ़ायदेमंद है जिसका कि बड़ा वो है सेल्स है। अगर एक ऑनलाइन वेबसाइट पे चीज़ें बिक रही हैं और 10-20 ही बिक रही हैं तो वेयर हाउस रख के तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी, तो वो तो सस्टेन ही नहीं कर सकेगा। तो सस्टेन करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ऊपर में डिस्कस किए, लेकिन इन बेनिफिट्स का फ़ायदा तब ज़्यादा होगा जब ऑनलाइन बिजनेस जो है वो इसको सेल कर पा रहा होगा। अगर उसकी सेल्स ही लो होगी तो फिर ये उसको कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। एक एक नंबर वाले, दो नंबर वाले सवाल छोड़ देते हैं, डायरेक्ट 6 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अरे यार, इन अ चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इतना आसान सवाल है, आप लोग कहाँ फंस जाते हैं छोटे छोटे सवालों में। अगेन 6 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर नॉलेज, 2 नंबर एनालिसिस, 2 नंबर इवेल्युएशन के। और शुरू करते हैं। अब चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही ट्रांसपोर्टेशन है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टिल इवेंचुअली कस्टमर। अब उसके बीच में जो भी आए, चाहे एक्सपोर्ट हो रही हो, इंपोर्ट हो रही हो, प्रोड्यूस हो रहा हो, प्रोड्यूस हुआ, होलसेलर के पास आया, रिटेलर के पास गया, कस्टमर के पास गया, बीच में हर जगह ट्रांसपोर्टेशन ही इन्वॉल्व हो रही है। तो एवेल्युएट करना है ट्रांसपोर्टेशन को चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इस सवाल में गड़बड़ या कमी ये है कि एवेल्युएट करने का कहा है, यानी अच्छाई बुराई बयान कर सकते हैं इसमें, लेकिन इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बैकबोन की हैसियत रखती है।
तो इसका नेगेटिव एंगल नहीं है कोई हमारे पास देने के लिए। हम सिर्फ यही बताएंगे कि हाँ भाई, इसका मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ही है, उसी को हम मुख्तलिफ एंगल से बता देंगे। ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्टेशन is the is a pivotal part in any chain of distribution। अब इसमें हम थोड़ा सा नॉलेज के मार्क्स उठाते हैं। फ्रॉम प्रोड्यूसर टू wholesaler to retailer to customer, and even from import to customer, transport is involved at every step of the chain of distribution, be it by road, rail, air और sea। ठीक है। अब मतलब है बच्चों वाली ये बात। ट्रांसपोर्ट enables swift movement of goods from production to warehouse or wholesaler, and modern transport can even arrange for a direct producer to customer chain of distribution. Hence, transportation is the backbone of any channel of distribution and can even serve the role of marketing by putting ads on the delivery vehicles.
proving to be the most, again, pivotal factor, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पर मज़ेदार सवाल नहीं था, एवेल्यूएशन के लिए था ही नहीं कुछ इसमें। तो अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ये 8 नंबर का है। 8 नंबर के सवाल में जैसे कि आप जानते हैं 2 नंबर एवेल्यूएशन, 2 नंबर एनालिसिस, 2 नंबर नॉलेज, 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं। नॉलेज एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है जब आप थोड़ा रिलेट करते हुए केस को एनालाइज करते हैं। सवाल है, मैनी एक्सपोर्टर्स आर कंसर्न विद द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, डिस्कस 2 मेथड्स of payment that exporters can use to make sure that they do receive the payment. Which method of payment do you recommend? Give your reasons for the answer। ये अच्छा सवाल है। आपको पता है इस तरह के हर सवाल में हम आखिरकार फेवर करेंगे एलसी को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है बोथ साइड्स के लिए। उसके अलावा हर चीज़, उसके अलावा कोई भी एक और दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन उसको भी हम समझाएंगे कि वो कैसे कम बेहतर है एलसी से। आखिरकार एलसी पे ही हम रिकमेंडेशन बनाएंगे अपनी, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, पेइंग कैश इन एडवांस। ज़ाहिर है इम्पोर्टर कैसे कैश इन एडवांस देते, अब तक गुड्स नहीं आए, क्या पता क्या आना है। इसी तरह से आप कहें कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र अपॉन रिसीविंग द गुड्स, वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे। रिसीव होने के बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेगा, गुड्स रिसीव होगा, उसने ट्रांसफ़र नहीं किया, तो फिर एक्सपोर्टर कैसे बिलीव करेगा इस बात पे, है ना। तो यहाँ ट्रस्ट के मसले हर तरफ से आएंगे। इवन अगर सादा सा बिल ऑफ एक्सचेंज होगा जिसमें कि पूरा वो एलसी नहीं बनी प्रॉपरली, तो फिर उसमें भी ये कंफर्म नहीं है कि पेमेंट उसके पास मौजूद है। वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि ये एग्री कर रहा है इम्पोर्टर कि जी मैं पे करूँगा लाजमन, लेकिन एट द एंड जब पैसे पे करने का टाइम है उसके बैंक में पैसे हो ही नहीं, तो फिर वो कैसे पे करेगा। सो वील स्टार्ट विद एलसी। ज़ाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, तो उसी से शुरू करेंगे, उसी पे ख़त्म करेंगे आखिर में। तो एक्सपोर्टर्स कैन यूज़ LC, letter of credit, which is a confirmed letter, the confirmed document कर लें इसका, document by the bank of importer which guarantees payment to the exporter when he has met the requirements of the agreement. It is safe and the payment is assured by the importer's bank. On the other hand,
completion of the trade agreement is also ensured, safeguarding the importer. Other methods could be online direct transfer or advance payment by the importer. Both of these are risky, as if importer says that I will pay online once I receive the goods, although online payment is swift, but the exporter will remain in doubt if the about the payment काफी about receiving the payment. Similarly, advance payment will be risky for the importer. Hence, LC is the safest and most reliable form of payment that most importers and exporters agree upon, that guarantees the safety of both sides. ठीक है, ये एवेल्यूशन भी हो गया हमारा, ये हमने दूसरे मेथड से बता दिए अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ये हमने एलसी की ज़्यादा अच्छाइयाँ बता दी। ठीक है, फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले सवाल छोड़ते हैं और हम डायरेक्ट पहुंचते हैं 6 नंबर पे। इवेल्युएट द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन अ बैंक व्हेन मोर ऑफ इट्स कस्टमर्स यूज इंटरनेट बैंकिंग। गुड, अच्छाइयाँ क्या होंगी, बुराइयाँ क्या होंगी और आखिरकार आपके ख्याल से क्या बेहतर है। तो शुरू करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इज़ a must nowadays, as
It allows 24-hour service to the customer. पहली बात। The customers are more satisfied as they can get banking services at their homes on the tip of their fingers. Banks also need fewer staff and branches, reducing their costs of operations. ठीक है, और कोई फ़ायदा बताना है? 24 आवर्स बता दिया, घर में बैठे आराम से सर्विस लेना बता दिया, बैंक की हमने बता दी, ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं है, इवन ह्यूमन रिसोर्स कम रिक्वायर्ड होगा। कुछ थोड़ी सी बुराइयां बता देते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑनलाइन banking can be less personal, leaving some customers frustrated when they find it difficult to talk to the website. ठीक है, although branch costs get lower, but technology costs become high to support the online बैंकिंग। ये भी एक फैक्टर है। तो इसको यूं करेंगे, hence more people shifting to online banking will certainly enhance customer base and reduce branch costs, and bank must ensure online security
and online customer dealing agents availability availability to ensure long run customer satisfaction। थोड़ा सा निकल गया बाहर, कोई बात नहीं, चले, एक आध लाइन चलती है। तो हमने बात कर ली ऑनलाइन बैंकिंग के फ़ायदे, हमने एक दो नुकसान बताए, आप इसके अलावा कुछ भी बता सकते थे। मैंने यहाँ हैकिंग का नहीं बताया, हैकिंग की थ्रेट का नहीं बताया, नीचे एवेल्यूएशन में थोड़ा जिक्र कर दिया। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कहाँ कौन सा वाला पॉइंट पुट इन करना चाहते हैं। ठीक है जी, फिर कैलकुलेशन का एक 2 नंबर का सवाल है क्या, यही बताऊँगा 2 नंबर वाला सवाल। तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन 2023। 24 मिलियन का यार अनएम्प्लॉयड ये रहा। तो 24 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दें, कितने परसेंट है? 55 और 5 60 70 80 90 10% है। तो 10% ऑफ 24 इज 2.4 मिलियन। आप यूँ निकालेंगे 10% ऑफ 24 मिलियन इज इक्वल टू 2.4 मिलियन। तो ये तो कोई ऐसा सवाल नहीं था जो समझ में नहीं आ रहा हो। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले 8 नंबर वाले सवाल की तरफ। 8 नंबर वाला सवाल अच्छा होता है। होलसेलर इज एक्सपीरियंसिंग अ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। पैसे कैश कम हो गया है, वैसे बिजनेस अच्छा है, बड़ा है, लेकिन कैश की अवेलेबिलिटी कम हो गई इनके पास। लोग उधार ज़्यादा ले रहे होंगे, जिनको उधार दिया है वो लोग पैसे वापस पे नहीं कर रहे होंगे, इस तरह का, या इनको उधार नहीं मिल रहा होगा, या इनके एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे, रनिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। तो अब सवाल क्या है? ऑप्शन 1 है कलेक्शन ऑफ मनी ओड बाय द रिटेलर्स, रिटेलर से पैसे वापस लेना शुरू करें। दूसरा है बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लें, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लेंगे, इसकी कॉस्ट है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रिटेलर से पैसे जल्दी लेंगे आप, उसकी कॉस्ट है कि रिटेलर नाराज़ होंगे, कहेंगे यार क्या यार आप पैसे मांग रहे हैं। तो दोनों की अपनी अपनी जगह फ़ायदे और नुकसान है। दोनों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, फिर रिकमेंड करेंगे कि होलसेलर को क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन से करते हैं शुरू। वर्किंग कैपिटल is the money business uses for day to day operations। इतना भी काफ़ी है। कोई लिख दे करंट एसेट्स, अगर कोई लिख दे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ तो भी ठीक है, ऐसे भी चलेगा। तो ऑप्शन 1 की बात करते हैं। by improving money collection owed by retailers, the wholesaler will surely improve the available working capital। इससे और क्या होगा? दिस विल ऑल्सो, से भी तो होगा, reduce the chances of bad debts। जब पैसे आ गए तो उसका मतलब है फिर बैड डेट्स नहीं होंगे, यानी वो जो पैसे लेके भाग जाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ठीक है।
The wholesaler seller can also give कैश डिस्काउंट्स. कैश डिस्काउंट कहते हैं जब होलसेलर दे रहा होता है कि आप पैसा अर्ली पे कर दें, कुछ डिस्काउंट दे देगा. ऑन अर्ली पेमेंट्स to reduce the annoyance for the retailers. ठीक है. by improving. अभी तीसरी बातें ना लिखें तब भी चलेगा, जगह कम ही है, वैसे नहीं लिखते. मैं लिखना किया जा रहा था कि अगर आप अपना कम्युनिकेशन का नेटवर्क इम्प्रूव कर लें, इनवॉइसेस प्रॉम्प्टली सेंड करें, रिमाइंडर्स भेजें, तो उससे भी जो है वो आपका जो मनी कलेक्शन है वो बेहतर हो जाएगी. ठीक है. तो ठीक है, चलें एक तरीक़े का हम बता रहे थे, वो बताना ज़रूरी नहीं, जगह कम है उसी में हमें गुजारा करना चाहिए. 2 बातें ऑलरेडी बता चुके हैं, 2 बातें बहुत होती हैं एक पॉइंट के लिए. बैड डेट्स कम हो जाएंगे और कैश डिस्काउंट्स देने से उनकी वो भी कम हो जाएगी अनोयंस. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ऑन द अदर हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट is an arrangement with the wholesalers bank which allows them to incur to pay for expense even when the account is lacking sufficient fund. The extra amount paid by the bank is a loan and a loan with interest to be paid. Overdraft is expensive, but it does not require handling annoyed retailers and can be a one window operation. मैं क्या रेकमेंड करूँगा इवैल्यूएशन में? A wholesaler with a working capital problem
शुड। अब भाई आप कोई भी एक चीज़ बता दें, सब सही चले, सब सही है, एज लॉन्ग एज यू आर जस्टिफाइंग योर आंसर, every recommendation can get marks. So, a wholesaler with a working capital problem should utilize both options simultaneously. एक साथ दोनों करने चाहिए भाई. By improving collections from retailers and improving cash flows and arranging overdraft in case of emergency. Otherwise, business reputation might get compromised. ठीक है जी. तो यूँ मैंने वर्किंग कैपिटल रिटेलर्स के थ्रू कैसे आप बचा सकते हैं, ओवरड्राफ्ट से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और आखिर में बेहतर क्या है कि मुझे तो लगता है दोनों, अगर आप किसी एक का भी साथ दे देते तब भी ठीक था. यदि आपका ओवरड्राफ्ट महंगा होता है तो इसलिए बेहतर है कि कस्टमर्स को रिटेलर से ही पकड़ें. ओके ठीक है. रिटेलर्स बहुत नाराज़ होते हैं, जल्दी पैसे वापस मांग लो तो, और फिर उनको डिस्काउंट भी देना पड़ता है. इससे बेहतर है वन विंडो ऑपरेशन करें और सिर्फ ओवरड्राफ्ट ले लें, ये भी ठीक है. और दोनों होने चाहिए, ये भी ठीक है. जो भी आपको रास्ता सही लगता है आप उस रास्ते को सेलेक्ट कर सकते हैं. यूँ हमारा जो है वो पेपर कंप्लीट हुआ. आपको उम्मीद है कि सारे सवाल समझ में आए होंगे. हम अगले पेपर के साथ आपके सामने जल्दी ही हाज़िर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.